छात्रों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले हमने सहवाल के बारे में चर्चा किया था। सहवाल के संक्षिप्त इतिहास, सहवाल के लक्षण, वासस्थान और सहवाल की शारीरिक संरचना के बारे में हमने चर्चा किया था। तो अब हम चल रहे हैं आज जो है ये सहवाल में जन्म के बारे में चर्चा करने। ध्यान दीजिएगा, सहवाल में जन्म 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। नंबर 1 बर्दी या काइड, इंग्लिश कहते हैं वेजिटेटिव और सोमैटिक रिप्रोडक्शन। दूसरा जो है अलैंगिक जन्म, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और तीसरे कहते हैं लैंगिक जन्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस प्रकार से सहवाल में जन्म कितने प्रकार का होता है? ये 3 प्रकार का। फिर सुनिए, नंबर 1 बर्दी या काइड, वेजिटेटिव और सोमैटिक रिप्रोडक्शन। दूसरा जो है अलैंगिक जन्म, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और तीसरा जो है लैंगिक जन्म यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आइए वो हम चर्चा करते हैं जो है नंबर 1 वर्धी जन्म के बारे में। किसके बारे में? वर्धी जन्म के बारे में। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, सहवालों में वर्धी जन्म जो होता है विखंडन के द्वारा, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। विखंडन क्या होता है? इसमें सहवाल के तंत्र जो होते हैं अनेक छोटे छोटे खंडों में, टुकड़ों में विखंडित हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप प्रत्येक विखंडित भाग या प्रत्येक खंड जो होता है एक नए जो होता है सहवाल को जो होता है जन्म देता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं ये स्पाइरो वगैरह है और ये लोथ्रिक्स में भी है। अब आइए दूसरा चलते हैं अलैंगिक जन्म। हाँ, ध्यान दीजिएगा, अलैंगिक जन्म में जो होता है सहवालों के तंत्र की कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य जो होता है वो जीव द्रव्य जो होता है कोशिका वृत्त से अलग होकर के बीजाणु में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात बीजाणु जो इसमें सहवाल में लैंगिक जन्म, अलैंगिक जन्म होता है बीजाणुओं के द्वारा होता है। और इस प्रकार से ये जो है अलैंगिक जन्म जो होता है ये कई प्रकार की विधियों के द्वारा होता है। नंबर 1 जो होता है चल बीजाणु के द्वारा, बाई लुईस कोष। दूसरा अचल बीजाणु के द्वारा बाई एक्लाइनोस कोष। तीसरा सुप्त बीजाणु के द्वारा बाई एक्नोस कोष। और चौथा जो है एकिनिक के द्वारा बाई एकिनिक। और पांचवा जो है आटोस्पोर बाई आटोस्पोर। छठा जो है इंडोस्पोर द्वारा बाई इंडोस्पोर। सातवां जो है सिस्ट निर्माण द्वारा बाई सिस्ट फॉर्मेशन। और सातवां पाल्मेला अवस्था पाल्मेला स्टेज द्वारा। इस प्रकार से 8 विधियों के द्वारा अलैंगिक जन्म होता है। आइए नंबर 1 चलते हैं चल बीजाणु के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, चल बीजाणु का निर्माण जो होता है अनुकूल परिस्थितियों में होता है। और जो है ये चल बीजाणु जो होते हैं द्विपक्षम युक्त या 4 पक्षम युक्त होते हैं, जो कोशिका या जो है बीजाणु नाली के फटने पर स्वतंत्र होकर बाहर आ जाते हैं और नए सहवाल को जो होते जन्म देते हैं। फिर समझिए, चल बीजाणु का निर्माण जो होता है अनुकूल परिस्थितियों में होता है। ये द्विपक्षम युक्त या 4 पक्षम युक्त जो होते हैं जो कोशिका या बीजाणु नाली के फटने पर स्वतंत्र होकर नए सहवाल को जन्म देते हैं। एग्जाम्पल में यूरोथ्रिक्स, ओडोगोनी। दूसरा चलते हैं अचल बीजाणु के द्वारा। अचल बीजाणु जो होते हैं ये प्रतिकूल परिस्थितियों में इनका निर्माण होता है। इसमें इनके निर्माण के समय जो होता है प्रतिकूल परिस्थितियों में जो है कोशिका का जीव द्रव्य या कोशिका द्रव्य कोशिका भित्त से अलग होकर एक गोल एवं पतली भित्त वाले जो है बीजाणु में परिवर्तित हो जाता है, जिन्हें हम अचल बीजाणु कहते हैं। जो अनुकूल परिस्थितियों में जो है बीजाणु नाली से या कोशिका से स्वतंत्र होकर के नए सहवाल को जन्म देते हैं। एग्जाम्पल में क्लोरेला। फिर समझिए, अचल बीजाणु द्वारा अचल बीजाणुओं का निर्माण जो होता है प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। और इनके निर्माण के समय प्रतिकूल परिस्थिति कोशिका का द्रव्य जो होता है कोशिका भित्त से अलग होकर गोल एवं पतली भित्त वाले अचल बीजाणु में परिवर्तित हो जाता है, जो अनुकूल परिस्थितियों के आने पर नए सहवाल को जन्म देते हैं। एग्जाम्पल में क्लोरेला। तीसरा चलते हैं जो है सुप्त बीजाणु द्वारा। ध्यान दीजिएगा, इनका भी निर्माण जो होता है अचल बीजाणु के समान होता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें भी जो है प्रतिकूल परिस्थितियों में कोशिका का जो है जीव द्रव्य जो होता है कोशिका भित्त से अलग होकर
एक गोल एवं मोटी भित्त वाले बीजाणु में परिवर्तित हो जाता है और जिन्हें जो होता है वो कहते हैं सुप्त बीजाणु या निष्क्रिय बीजाणु कहते हैं। चूंकि बनने के बाद ये बीजाणु जो होते हैं कुछ समय तक निष्क्रिय या सुप्त या विश्रामावस्था में होते हैं, इसीलिए इनको जो होता है सुप्त बीजाणु कहते हैं, जो अनुकूल परिस्थिति के आने पर जो होते हैं नए शैवाल को जन्म देते हैं। एग्जाम्पल बाउचेरिया। फिर से समझिए सुप्त बीजाणु कैसे बनते हैं। इसमें अनुकूल परिस्थितियों में कोशिका का जो है जीव द्रव्य कोशिका से अलग होकर के एक गोल एवं मोटी भित्त वाले बीजाणु में परिवर्तित हो जाता है। ये बीजाणु बनने के पश्चात कुछ समय तक सुप्त या निष्क्रिय रहते हैं, इसीलिए इन्हें सुप्त बीजाणु होता कहा जाता है, जो अनुकूल परिस्थिति के आने पर जो है नए शैवाल को जन्म देते हैं। एग्जाम्पल में बाउचेरिया। चौथा आइए एकिनीट के द्वारा बाह्यएकिनीट। एकिनीट का भी निर्माण जो होता है प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। इसमें जन्म के समय शैवाल के तंत्र की कोशिकाओं की कोशिका भित्त जो होती है मोटी होकर एक गोल एवं कठोर रचना में परिवर्तित हो जाती है, जिसे जो होता है एकिनीट कहते हैं। क्या कहते हैं? एकिनीट कहते हैं, जो अनुकूल परिस्थिति के आने पर नए शैवाल को जन्म देते हैं। एग्जाम्पल में क्लाइडोफोरा। फिर समझिए एकिनीट कैसे बनते हैं, क्या होते हैं। एकिनीट का भी निर्माण जो हमने बताया कि प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। इनके निर्माण के समय शैवाल के तंत्र की कोशिकाओं की कोशिका भित्त जो होती है मोटी होकर के गोल एवं कठोर रचना में परिवर्तित हो जाती है, जिन्हें हम एकिनीट कहते हैं, जो अनुकूल परिस्थितियों के या वातावरण के आने पर नए शैवाल को जन्म देते हैं। एग्जाम्पल में जो है क्लाइडोफोरा। नेक्स्ट आइए आर्कोस्पोर के द्वारा बाह्यआर्कोस्पोर। ध्यान दीजिएगा, कुछ शैवालों में जो है सुप्त बीजाणु जो होते हैं या निष्क्रिय बीजाणु जो होते हैं कोशिका के अंदर जो होते हैं नए पौधे के समान रचना बना लेते हैं, जिन्हें हम आर्कोस्पोर कहते हैं। फिर समझिए आर्कोस्पोर क्या होते हैं। कुछ शैवालों में सुप्त बीजाणु होते हैं मात्र कोशिका के अंदर ही जो होता है पौधे के समान एक रचना बना लेते हैं, जिन्हें हम आर्कोस्पोर कहते हैं, जो बाद में एक नए शैवाल को जन्म देते हैं। एग्जाम्पल में क्लोरोकोकस। छठा है वो है इंडोस्पोर के द्वारा या हिंदी में स्वबीजाणु कहते हैं बाइंडोस्पोर। ध्यान दीजिए, इसमें कुछ नीले हरे शैवालों में मात्र कोशिका के अंदर पतली भित्त वाले बहुत से जो होते हैं बीजाणु बन जाते हैं, जिन्हें हम इंडोस्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडोस्पोर कहते हैं, जो अनुकूल परिस्थितियों के आने पर नए शैवाल को जो होते हैं जन्म देते हैं। फिर समझिए इंडोस्पोर क्या होते हैं। कुछ नीले हरे शैवालों में जो है मात्र कोशिका के अंदर पतले भित्त वाले अनेक बहुत से जो होते हैं बीजाणु बन जाते हैं, जिन्हें हम इंडोस्पोर कहते हैं या स्वबीजाणु कहते हैं, जो अनुकूल परिस्थितियों के आने पर नए शैवाल को जन्म देते हैं। आइए सातवां सिस्ट फॉर्मेशन। सिस्ट माने पुटी निर्माण या सिस्ट निर्माण द्वारा बायसिस्ट फॉर्मेशन सातवीं विधि है। ध्यान देगा, इसमें कुछ शैवालों में जन्म के समय भोजन की अधिकता एवं अनुकूल परिस्थितियों में तंत्र जो होता है बहुकेंद्रीय एवं मोटी भित्त वाले छोटे छोटे भागों में टूट जाता है, विभक्त हो जाता है, जिन्हें पुटी या सिस्ट कहते हैं। जिनको हम पुटी या सिस्ट कहते हैं, जो अनुकूल परिस्थितियों में जो है नए शैवाल को जो है जन्म देते हैं। फिर समझिए सिस्ट क्या है। कुछ शैवालों में भोजन की प्रचुरता एवं अनुकूल परिस्थितियों में जो है शैवाल के तंतु जो है कि शैवाल के तंत्र जो होते हैं बहुकेंद्रीय एवं मोटी भित्त वाले छोटे छोटे भागों में जो होता है टूट जाता है, जिन्हें हम पुटी या सिस्ट कहते हैं, जो अनुकूल परिस्थितियों में नए शैवाल को जो होते हैं जन्म देते हैं। आठवीं विधि आठवीं जो है पाल्मेला अवस्था जो है, ये पाल्मेला अवस्था भी जो होता है इसमें भी जो है ये अनुकूल परिस्थिति में ऐसा होता है। इसमें अनुकूल परिस्थितियों में जो है कभी कभी कुछ शैवालों में चल बीजाणु होते हैं कोशिका से बाहर या मात्र कोशिका से बाहर निकल नहीं पाते हैं, बल्कि चल बीजाणु जो होते हैं एक श्लेष्मिक आवरण द्वारा चारों ओर से घिरे होते हैं। इस आवरण में जल जो होती रोकने की क्षमता होती है। इसके अंदर चल बीजाणु जो होते हैं विभाजित होकर के एक कॉलोनी की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, जिसे पाल्मेला अवस्था कहते हैं।
क्या कहते हैं? पालमेला अवस्था कहते हैं। अनुकूल परिस्थिति आने पर ये श्लेष्मिक आवरण खुल जाता है और सभी बीजाणु जो होते हैं स्वतंत्र होकर के जो है एक नए शैवाल को जो होते हैं जन्म देते हैं। एग्जाम्पल में क्लेमाइडोमोनास। फिर समझिए कि पालमेला अवस्था क्या है। इसमें कभी कभी कुछ शैवालों में चर बीजाणु मात्र कोशिका से बाहर नहीं निकलते हैं, बल्कि एक श्लेष्मिक आवरण द्वारा चारों ओर से जो होते घिरे होते हैं। इस आवरण में जल रोकने की क्षमता होती है। इस आवरण के अंदर चल बीजाणु जो होते हैं विभाजित होकर के एक कॉलोनी की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, जिसे हम पालमेला अवस्था कहते हैं। अनुकूल परिस्थितियों के आने पर जो होता है ये आवरण खुल जाता है और बीजाणु स्वतंत्र होकर एक नए शैवाल को जन्म देते हैं। एग्जाम्पल जैसे क्लेमाइडोमोनास। अब आइए लैंगिक जनन तीसरी विधि है। लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा जो है शैवालों में ये लैंगिक जनन युग्मकों के द्वारा होता है और युग्मक जो है कोशिका के अंदर बनते हैं। किसके अंदर बनते हैं? कोशिका के अंदर बनते हैं। जिस कोशिका के अंदर युग्मक बनते हैं उसे जो है युग्मक धानी कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मक धानी कहते हैं या जो है गैमीटेंजियम कहते हैं। कोशिकाओं में जो है शैवालों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? गैमीट्स या युग्मक के द्वारा होता है। जिन कोशिकाओं में जो होता है युग्मकों का निर्माण होता है उन कोशिकाओं को युग्मक धानी या गैमीटेंजियम कहते हैं। तो ध्यान दें युग्मकों के व्यवहार रचना एवं प्रकृति के आधार पर शैवालों में लैंगिक जनन 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। नंबर 1 समयुग्मकीय आइसोगैमस, दूसरा विषम युग्मकीय एनाइसोगैमस, तीसरा जो है अनयुग्मकीय यूगैमस। आइए समयुग्मकीय क्या है? समयुग्मकीय आइसोगैमस में इस प्रकार के जन्म में भाग लेने वाले जो होते हैं बीजाणु जो होते हैं आकृति एवं माप में जो होते समान होते हैं। एग्जाम्पल में ईडोथ्रिस, क्लेमाइडोमोनास, डिवाइडियनम नामक जो होते शैवालों में समयुग्मकीय जो होता जन्म होता है। दूसरा ये विषम युग्मकीय एनाइसोगैमस। इसमें भाग लेने युग्मक जो होते हैं भाग लेने वाले युग्मक आकार में समान परंतु माप कार्य एवं व्यवहार में जो होते भिन्न होते हैं। एग्जाम्पल में क्लेमाइडोमोनास, ब्राह्मी। तीसरा ये अनयुग्मकीय यूगैमस। इस प्रकार के जनन में भाग लेने वाले युग्मकों में नर युग्मक बहुत ही छोटा चल एवं सक्रिय तथा मादा युग्मक बहुत बड़ा अचल एवं जो होता है निष्क्रिय होता है। एग्जाम्पल में जो होता है क्लेमाइडोमोनास, कार्सिफेरस। इस प्रकार से जो होता है शैवालों में लैंगिक जनन जो होता है 3 प्रकार का होता है। समयुग्मकीय, विषम युग्मकीय एवं अनयुग्मकीय। ध्यान दीजिएगा ये चित्र बना है, ये दोनों युग्मक जो है समान है। ये समयुग्मकीय जन्म हो रहा है, यहाँ पर एक छोटा एक बड़ा है तो ये विषम युग्मकीय हो रहा है। इसमें तीसरे में ये गोल वाला मादा युग्मक, ये वाला नर युग्मक है तो यहाँ पर जो होता है अनयुग्मकीय जो होता है जन्म हो रहा है। छात्रों ऑनलाइन क्लास हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। इसके आगे कल चर्चा छात्रों अब हम चलते हैं शैवाल के आर्थिक महत्व के बारे में चर्चा करने। ध्यान दीजिए जब किसी के आर्थिक महत्व या उसके जो है बारे में चर्चा किया जाता है तो जो है 2 चीजें आती हैं, एक उसके पक्ष और विपक्ष अर्थात लाभदायक और हानिकारक। इसी प्रकार जो शैवाल के आर्थिक महत्व को 2 भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम को कहते हैं लाभदायक के लिए हार्मफुल इफेक्ट्स और दूसरे कहते हैं हानिकारक के लिए हार्मफुल इफेक्ट्स। अब लाभदायक में चलते हैं। लाभदायक में क्या क्या चीज जो है शैवालों से क्या क्या लाभ है या कहाँ पर शैवालों का उपयोग किया जाता है उसके बारे में चर्चा करें। तो लाभदायक के रूप में शैवालों को जो है नंबर 1 भोजन के रूप में एज इन फूड, दूसरा जो है उद्योग के रूप में एज इन इंडस्ट्री और जो है तीसरा जो है पशु पक्षियों के चारे के रूप में एज फीड फॉर कैटल, फिश एंड पाउल्ट्री और जो है चौथा कृषि के रूप में एज इन एग्रीकल्चर और पांचवा जो है औषध के रूप में एज इन मेडिसिन, छठवां जो है जैविक अनुसंधान में इन बायोलॉजिकल रिसर्च। तो इस प्रकार से इतने क्षेत्रों में जो है शैवाल के लाभदायक उपयोग होते हैं या आर्थिक महत्व होते हैं। तो लाभदायक क्रियाओं में चलते हैं। नंबर 1 भोजन के रूप में ध्यान दीजिएगा कुछ शैवालों में कार्बोहाइड्रेट
तथा जो है अनेक कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके कारण शैवालों को जो है भोजन के रूप में पाया जाता है, उपयोग किया जाता है। जैसे नंबर 1 अल्वा, ये जो है समुद्री शैवाल है। जापान में इसे इसे जो है समुद्री सलाद या समुद्री शैवाल भी है। इसे समुद्री जो है सलाद सी लेट्यूस कहते हैं तथा जापान में इसे जो होता है भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। दूसरा जो है क्लोरेला, इसमें प्रोटीन, विटामिन ए एवं विटामिन डी जो होता है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण जो होता है इसका उपयोग भोजन के रूप में जो होता है प्रयोग किया जाता है। नंबर 3 स्पारुलिना, इसमें जो होता है प्रोटीन जो है प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जिसके कारण जो होता है इसे भोजन के रूप में जो होता है प्रयोग किया जाता है। आजकल जो होता है बाजार में जो होता है इसका उपयोग एकल प्रोटीन स्पारुलिना के नाम से जो होता है इसकी बिक्री होती है। चौथा सार्गेसम लैमिनेरिया, ये जो होते हैं भूरे शैवाल होते हैं, इनमें जो होता है प्रचुर मात्रा में आयोडीन पाया जाता है, जिसके कारण जो होता है पूर्वी एशिया के महाद्वीप में जो होता है इसे भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। पांचवा कोरफायरा रोडिमाइनिया, ये लाल शैवाल होते हैं, इनमें विटामिन सी एवं विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जिसके कारण जो होता है इसे भोजन के रूप में पाया जाता है। छठवां जो है नास्टा कम्बी, इसे चीन में जो होता है भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। और भी शैवाल है, तो इस प्रकार से शैवाल को भोजन के रूप में जो होता है प्रयोग किया। फिर समझिए, अनेक कुछ शैवालों में कार्बोहाइड्रेट तथा अनेक कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके कारण जो होता है शैवाल को भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें नंबर 1 अल्वा है। अल्वा को समुद्री शैवाल सी लेट्यूस कहते हैं, जापान में इसे भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। दूसरा जो है क्लोरेला, इसमें प्रोटीन, विटामिन और विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण से भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तीसरा स्पारुलिना, इसमें प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, जिसके कारण इसे भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। चौथा सार्गेसम लैमिनेरिया, इनमें आयोडीन जो होता है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण पूर्वी एशिया के महाद्वीपों में इसे जो होता है भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण भीगा रोग जो होता है वो नहीं होता है। नेक्स्ट कोरफायरा रोडिमाइनिया, ये जो होते हैं भूरे शैवाल होते हैं, लाल शैवाल, इनमें विटामिन सी एवं विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में जो होता पाया जाता है, जिसके कारण इन्हें भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट नास्टा कम्बी, इसे चीन में भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब दूसरा ये जो है उद्योग के रूप में आयोडीन इंडस्ट्री, ध्यान दीजिएगा उद्योग के रूप में क्या क्या चीजें से प्रयोग किया जाती है औद्योगिक स्तर पर। नंबर 1 आइए जो है एगार, नंबर 1 एगार, ध्यान दीजिएगा, ये ग्रेसिलेरिया एवं जेलिडिनियम नामक शैवाल से जो होता प्राप्त किया जाता है। इसका प्रयोग जो है प्रयोगशाला में, संवर्धन में, कल्चर में, ताप एवं ध्वनि रोधक बनाने में, कृत्रिम रेशे जो है चमड़ा, सूप, चटनी, जेली एवं आइसक्रीम बनाने में जो होता है वो किया जाता है। दूसरा जो है एल्जिन, क्या है एल्जिन, ये जो है एरिया एवं लैमिनेरिया शैवाल से जो होता प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग जो है टाइपराइटर के रोल बनाने में, आज्वलनशील फिल्मों के निर्माण में, लकड़ी को आज्वलनशील बनाने में, कृत्रिम रेशम बनाने एवं शस्त्र चिकित्सा में रक्त प्रवाह को रोकने एवं आइसक्रीम में जो है बड़े क्रिस्टल को बनने से रोकने के लिए जो होता किया जाता है। और इसी प्रकार जो है फिर जो है तीसरा, देखिए यहाँ वो सीरियल हो गया। तीसरा जो है काराग्रीन जो होता है प्लांटर्स यूकेनिया एवं आयरिस मास नामक शैवाल की कोशिका से जो होता है प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग है श्रृंगार प्रसाधनों, जूतों के पालिश एवं शैम्पू बनाने में जो होता है किया जाता है। चौथा है कृत्रिम ऊन, आर्टिफिशियल ऊन, ध्यान दें जापान में जो होता है समुद्री शैवाल सार्गेसम से जो होता है ये कृत्रिम ऊन का जो होता निर्माण किया जाता है। चौथा जो है डायटोमेसियस मृदा, डायटोमेसियस ध्यान दीजिएगा, डायटम्स की कोशिका भित्ति में जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड ऐसा आयन जो होते हैं ये प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इसलिए जो होता है जीवित मृत डायटम्स एवं उनके जो है जीवाश्म समुद्र की गहराई में जो होते हैं एक मोटी चट्टानों के रूप में जमा होकर के डायटोमेसियस मृदा बनाते हैं।
जिसका उपयोग होता है नंबर 1 चीनी मिलों में जीवाणु कीटाणु के रूप में तथा कांच एवं पोर्सिलिन के निर्माण में किया जाता है। नंबर 2 इसका उपयोग जो है बॉयलर एवं बाध्य भट्टियों में जो होता है उसमें रोटी के रूप में तथा धातु लेपन वार्निश पॉलिश एवं टूथपेस्ट के निर्माण में जो होता है किया जाता है। फिर समझिए उद्योग के रूप में क्या क्या चीजें हैं। नंबर 1 एगार जो होता है एग्रेसिव जेलिडियम शैवालों से प्राप्त किया जाता है। इसका प्रयोग जो होता है प्रयोगशाला में संवर्धन तापमान होता है बनाने में, कृत्रिम रेशर तैयार करने में, चमड़ा सूप चटनी जेली एवं आइसक्रीम बनाने में किया जाता है। दूसरा जो है एल्जिन जो होता है एलियम लैमिनेरियम नामक शैवाल से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग जो होता है टाइपराइटर के रोलर बनाने में, जो आज्वलनशील फिल्मों के निर्माण में, लकड़ी को आज्वलनशील बनाने में, कृत्रिम रेशर एवं जो होता है शल्य चिकित्सा में, रक्त प्रवाह को रोकने एवं आइसक्रीम के बड़े क्रिस्टल को बनने से रोकने में जो होता किया जाता है। तीसरा जो है काराग्रीन, ये जो होता है कांड्रस यूकेनिया एवं आयरिस मास नामक शैवाल की कोशिका से जो होता प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग श्रृंगार प्रसाधनों एवं जूतों की पॉलिश एवं जो होता है शैम्पू के निर्माण में जो होता किया जाता है। चौथा है कृत्रिम ऊन आर्टिफिशियल ऊन के निर्माण में, जापान में जानने का समुद्री शैवाल सारगैसन से जो होता है कृत्रिम ऊन का जो होता निर्माण किया जाता है। चौथा क्या पांचवा हो जाएगा। पांचवा डायटोमेसियस मिलता, डायटोमेसियस स्वयं ध्यान देगा। डायटोसी कोष्ठक में सिलिका SiO2 प्रचुर मात्रा में जो होता है पाया जाता है। इसलिए जो होता है ये जीवित मृत डायटम्स एवं उनके जो है जीवाश्म समुद्र की गहराई में जमा होकर एक मोटी चट्टान के रूप में डायटोमेसियस सॉइल बनाते मृदा बनाते हैं, जिसका उपयोग नंबर 1 चीनी मिलों में जीवाणु के रूप में तथा कांच एवं पोर्सिलिन के निर्माण में, नंबर 2 जो होता है बॉयलर एवं बाध्य भट्टी में उष्मारोधी के रूप में तथा धातु लेपन वार्निश एवं पॉलिश तथा टूथपेस्ट के निर्माण में जो होता किया जाता है। अब आइए जो है नेक्स्ट जो है पशु पक्षियों एवं मछलियों के चारे में एज फीड फॉर कैटल फिश एवं जो होता है पाउडर। ध्यान दीजिएगा नॉर्वे फ्रांस स्वीडन स्कॉटलैंड में समुद्री शैवालों को पशु पक्षियों के चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। इनके सेवन से पशुओं में दूध देने एवं पक्षियों में अंडे देने की मात्रा जो होती है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट जो है डी कृषि के रूप में आयोडीन एग्रीकल्चर। ध्यान दीजिएगा शैवालों में एनामिना नाश्ता के क्या शैवाल जो होते हैं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, अर्थात नाइट्रोजन को उसके यौगिकों में जो होते परिवर्तित करते हैं, जिससे भूमि की जो होती है उर्वरा शक्ति जो होती है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट औषध के रूप में आयोडीन मेडिसिन के रूप में नंबर 1 क्लोरेला से जो है क्लोरेलिन नामक एंटीबायोटिक औषध जो होता प्राप्त किया जाता है, जो ग्रामग्राही एवं ग्राम अग्राही दोनों प्रकार से जीवाणुओं से जो होती रक्षा करती है। दूसरा नाइट्रा, ये शैवाल जो होते जलाशय में मछलियों को मारकर जो है मलेरिया के उन्मूलन में जो होते भाग लेते हैं। लास्ट आइए जैविक अनुसंधान में नंबर 1 जो है क्लोरेला। यहाँ पर क्लोरेला फिर उपयोग है, हम जो है क्लोरेला का उपयोग हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ते हैं, तो क्लोरेला का उपयोग प्रकाश संश्लेषण के आधुनिक अध्ययन के लिए जो होता किया जाता है। नंबर 2 एसिटाब्यूरिया एवं बैलोनिया, इसका उपयोग जो होता केंद्रक एवं जीवद्रव्य के आपसी संबंधों की खोज में जो होता किया जाता है। अब आइए दूसरा जो है हानिकारक इल्लियां क्या है, क्या क्या हानियां होती है। नंबर 1 आइए सिफेलुलस नामक शैवाल जो होता है चाय एवं कहवा की पत्तियों पर परजीवी के रूप में पाया जाता है तथा इनके उत्पादन को जो होता है फसल को जो होता है हानि पहुंचाता है। नंबर 2 माइक्रोसिस्टिस क्रोकोकस आस्ट्रेटोरिया एनामिना लिंपिया इत्यादि शैवाल जो होते हैं जलाशयों में उफान झाग पैदा करके जल को प्रदूषित करते हैं, जिससे जल जो होता प्रदूषित हो जाता है, प्रदूषण उत्पन्न करते हैं और पीने योग्य नहीं रह जाता है, बदबू करता है। तो छात्रों हम ऑनलाइन क्लास है
छात्रों, अब हम चल रहे हैं शैवाल के वर्गीकरण के बारे में चर्चा करने। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। ध्यान दीजिएगा, एफी फ्रिस्ट ये वैज्ञानिक हैं। एफी फ्रिस्ट ध्यान दीजिएगा, एफी फ्रिस्ट नामक वैज्ञानिक ने 1935 में बाणों की उपस्थिति, संचित भोज्य पदार्थ एवं जननविध के आधार पर शैवालों को कुल 11 वर्गों में विभक्त किया। फिर से समझिए शैवाल के वर्गीकरण। सर्वप्रथम जो है एफी फ्रिस्ट ने 1935 में बाणों की उपस्थिति, संचित भोज्य पदार्थ एवं जननविध के आधार पर जो है शैवालों को 11 वर्गों में विभक्त किया। ये कौन कौन से वर्ग हैं, क्लासेस हैं? क्लास नंबर 1 क्लोरोफ्लासी, क्लास नंबर 2 ज़ैंथ्रोफाइसी, क्लास नंबर 3 ट्राइसोफाइसी, क्लास नंबर 4 बेसिलियोफाइसी, क्लास नंबर 5वां एक्टोफाइसी, क्लास नंबर 6 जो है डायनोफाइसी और क्लास नंबर 7 क्लोरोफाइसी, क्लास नंबर 8 इब्लिनिडी, क्लास नंबर जो होता है वो 9 थियोफाइसी, क्लास नंबर 10 रोडोफाइसी और क्लास नंबर जो है 11 जो होता है मिक्सोफाइसी। इस प्रकार एफी फ्रिस्ट में जो है संचित भोज्य पदार्थ बाणों को एवं जननविध के आधार पर शैवालों को कुल 11 क्लास में या वर्गों में जो है विभक्त किया। आइए अब हम चलते हैं क्लास जो है नंबर 1 क्लास जो है क्लोरोफाइसी। क्लास क्लोरोफाइसी के बारे में हम चर्चा करने चल रहे हैं। ध्यान दीजिए, इनके क्या विशेषताएं होती हैं इस वर्ग के शैवालों की। नंबर 1, ये ताजे जल में इन फ्रेश वाटर में जो होते पाए जाते हैं। नंबर 2, इनमें क्लोरोफिल ए होता है यानी पाणिनि ए, परंतु क्लोरोफिल बी के इनमें क्लोरोफिल ए एवं बी होता है तथा इसमें कैरोटीनॉइड भी जो होते पाए जाते हैं। तीसरा जो है इनमें कोशिका भित्ति जो होती है सेलुलोज की बनी होती है। चौथा पॉइंट, इनमें संचित भोज्य पदार्थ मंड के रूप में होता है। 5वां, इनमें चल बीजाणु पाए जाते हैं और 7वां इनमें लैंगिक जनन जो है समयुग्मकी, विषम युग्मकी एवं अंडयुग्मकी प्रकार का होता है। फिर समझिए क्लोरोफाइसी वर्ग के शैवाल जो होते हैं नंबर 1 ताजे जल में पाए जाते हैं। नंबर 2 जो है इनमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एवं कैरोटीनॉइड पाए जाते हैं। तीसरा इनमें कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। चौथा, इनमें संचित भोज्य पदार्थ मंड के रूप में होता है। 5वां, इनमें चल बीजाणु पाए जाते हैं और 6वां, इनमें लैंगिक जनन समयुग्मकी, विषम युग्मकी एवं अंडयुग्मकी प्रकार का होता है। एग्जाम्पल में इलोथ्रिस, स्पायरोगैरा ये जो होते हैं क्लोरोफाइसी वर्ग के जो है अंतर्गत आते हैं। दूसरा हम चलते हैं, दूसरा वर्ग जो है ये जो है ज़ैंथ्रोफाइसी के बारे में चर्चा करें। इसके बारे में ज़ैंथ्रोफाइसी के इसकी क्या विशेषताएं होती हैं? नंबर 1, ज़ैंथ्रोफाइसी के शैवाल जो होते हैं ये हरे पीले रंग के होते हैं। नंबर 2, इनमें मुख्य बाणक जो होता है ज़ैंथ्रोफिल होता है। तीसरा, इनमें संचित भोज्य पदार्थ वसा के रूप में होता है। चौथा, इनमें प्रभुंजक पाइनॉइड्स जो होते हैं उपस्थित होते हैं। 5वां, इनमें लैंगिक जनन पक्षम युक्त युग्मकों के द्वारा होता है। 5वां, इनमें क्लोरोफिल ए होता है परंतु क्लोरोफिल बी के स्थान पर क्लोरोफिल सी होता है। फिर समझिए जो है ज़ैंथ्रोफाइसी की विशेषताएं। नंबर 1, ये पीले रंग के होते हैं। नंबर 2, इनमें मुख्य बाणक ज़ैंथ्रोफिल होता है। तीसरा, इनमें संचित भोज्य पदार्थ वसा के रूप में होता है। चौथा, इनमें प्रबंधक पाइनॉइड उपस्थित होते हैं। 5वां, इनमें जो है लैंगिक जनन पक्षम युक्त युग्मकों के द्वारा होता है। 6ठा, इनमें क्लोरोफिल ए होता है परंतु क्लोरोफिल बी के स्थान पर क्लोरोफिल सी होता है। एग्जाम्पल में माइक्रोस्पोरा। अगला चलते हैं, ये जो है अगला वर्ग जो है तीसरा नंबर जो है हम चलते हैं, ये जो है
क्राइसोफाइसिक के बारे में चर्चा करें। इसके बारे में क्राइसोफाइसिक, इसकी क्या विशेषताएं होती है क्राइसोफाइसिक की, ध्यान दीजिएगा। इनमें क्लोरोफिल एक के साथ जो है पीला हरा वर्ण हाइपोक्राइसिन भी होता है। नंबर 1, इनमें क्लोरोफिल एक के साथ जो है पीला हरा वर्ण हाइपोक्राइसिन भी होता है। दूसरा, ये एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय या कॉलोनी के रूप में होते हैं जो है। नेक्स्ट, तीसरा, इनमें कोशिका भित्ति में 2 प्रजाति कपाट होते हैं। नेक्स्ट, इनमें संचित भोजन तेल या आगमनशील कार्बोहाइड्रेट एवं ग्लूकोसिन के रूप में होता है। फिर समझिए क्राइसोफाइसिक विशेषताएं। नंबर 1, इनमें क्लोरोफिल के साथ पीला हरा वर्ण हाइपोक्राइसिन होता है। दूसरा जो है, ये एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय और या मंडलीय होते हैं। दूसरा जो है, तीसरा, इनमें कोशिका भित्ति में जो है 2 प्रजाति कपाट होते हैं। चौथा, इनमें संचित भोजन तेल या आगमनशील कार्बोहाइड्रेट एवं ग्लूकोसिन के रूप में होता है। एग्जाम्पल में क्राइसोफिला, अब हम चलते हैं जो है चौथा जो है, अगला जो है वर्ग जो है बेसिलियोफाइसिक। तो बेसिलियोफाइसिक क्या विशेषताएं होती हैं? नंबर 1, ये पीले, सुनहरे, भूरे या हरे पीले रंग के होते हैं। दूसरा, इनमें डायक्लोमिन नामक जो बाणक होता है। तीसरा, ये एक कोशिकीय होते हैं तथा इनमें प्रभंजक पाइरुवेट जो होते हैं पाए जाते हैं। चौथा, इनमें कोई चल अवस्था जो होती नहीं होती है। पांचवा जो है, इनमें क्लोरोफिल ए होता है परंतु क्लोरोफिल बी के स्थान पर क्लोरोफिल सी होता है। तो फिर समझिए जो है बेसिलियोफाइसिक क्या विशेषताएं होती हैं? नंबर 1, ये पीले, सुनहरे, भूरे या हरे पीले रंग के होते हैं। नंबर 2, इनमें डायक्लोमिन नामक जो होता है मुख्य होता है। नंबर 3, ये एक कोशिकीय होते हैं तथा इनमें प्रबंधक जो होते हैं उपस्थित होते हैं या पाए जाते हैं। चौथा, इनमें कोई चल अवस्था जो होती है वो नहीं होती है। पांचवा, इनमें क्लोरोफिल ए होता है परंतु क्लोरोफिल बी के स्थान पर क्लोरोफिल सी होता है। एग्जाम्पल में पिनुरेलिया। नेक्स्ट आइए, 5वां क्लास जो है चलते हैं। अब जो है हम क्लास क्रिप्टोफाइसिक के बारे में चर्चा करने। इसके बारे में क्रिप्टोफाइसिक, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं? नंबर 1, ये भूरे, लाल, नीले, हरे पीले या हरे रंग के होते हैं। दूसरा, ये ताजे जल एवं समुद्र दोनों के जल में पाए जाते हैं। दूसरा, इनमें केंद्रक, इनमें प्रत्येक कोशिका में 2 बड़े हरित लवक होते हैं जिनमें प्रभंजक जो होते हैं पाए जाते हैं। फिर समझिए ये क्रिप्टोफाइसिक की विशेषताएं। ये भूरे, लाल, नीले, हरे पीले या हरे रंग के होते हैं। और जो है ये नंबर 2, ये ताजे जल एवं समुद्र में पाए जाते हैं। नंबर 3, इनमें प्रत्येक कोशिका में 2 बड़े हरित लवक होते हैं जिनमें जो होते प्रभंजक पाए जाते हैं। एग्जाम्पल में क्रिप्टोमोनास। अगला जो है 6ठा नंबर जो है ये क्लास जो है डायनोफाइसी या इसको पेरिनीली कहते हैं। डायनोफाइसी या पेरिनीली, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं? नंबर 1, ये गहरे पीले या भूरे रंग के या लाल रंग के होते हैं। दूसरा, इनमें संचित भोजन जो होता है भोज्य पदार्थ वसा एवं तेल के रूप में होता है। तीसरा, इनमें केंद्रक बड़ा होता है तथा बहुत से डिस्क के आकार के क्रोमैटोफोर से निर्माण होते हैं। फिर समझिए ये जो है गहरे पीले या भूरे रंग के या लाल रंग के होते हैं। इनमें संचित भोजन वसा एवं तेल के रूप में होता है। और जो है तीसरा जो है, इनमें केंद्रक जो होता है बड़ा होता है तथा बहुत से डिस्क के आकार के जो होते हैं बड़ा होते हैं। अगला क्लास आइए, क्लास जो है अगला क्लास जो है क्लोरोमोनेडिनी। तो क्लोरोमोनेडिनी की क्या विशेषताएं होती हैं? नंबर 1, ये चमकदार हरे रंग के या पीले रंग के होते हैं। नंबर 2, इनमें क्लोरोफिल ए, कैरोटीन एवं जैंथोफिल बारक होते हैं। तीसरा, इनमें संचित भोज्य पदार्थ वसा के रूप में होता है। एग्जाम्पल में बाइफोलेरिया। फिर समझिए क्लोरोमोनेडिनी क्या विशेषता है? नंबर 1, ये चमकदार
हरे रंग के या पीले रंग के होते हैं। नंबर 2, इनमें क्लोरोफिल ए, कैरोटीन एवं ज़ैंथोफिल नामक कण होते हैं। तीसरा, इनमें संचित भोज्य पदार्थ वसा के रूप में होता है। एग्जाम्पल में वाइटुलेरिया। अगला ये 7वां नंबर, अगला क्लास यूग्लिनिडी। अगला क्लास जो है यूग्लिनिडी। इसकी क्या विशेषताएं होती हैं? नंबर 1, ये सूक्ष्म जंतुओं से मिलते जुलते हैं और इनमें आवरण रहित जो है पक्षायुक्त जन्मांग होते हैं। तीसरा, इनमें कण क्लोरोफिल जो होता पाया जाता है। क्या विशेषताएं तो समझिए, ये जो है सूक्ष्म जंतुओं से मिलते जुलते हैं, इनमें आवरण रहित पक्षायुक्त जन्मांग होते हैं और तीसरा, इनमें जो है कण क्लोरोफिल पाया जाता है। एग्जाम्पल में यूग्लिना। क्या है? यूग्लिना। अगला क्लास जो है क्लास थियोफाइसी। क्लास थियोफाइसी यानी 9वां क्लास जो है थियोफाइसिस की क्या विशेषताएं? नंबर 1, ये पीले भूरे रंग के होते हैं। नंबर 2, इनमें थ्यूकोजैंथी मुख्य बाणक होता है। नंबर 3, इनमें क्लोरोफिल ए एवं कैरोटीन भी पाए जाते हैं। नंबर 4, इनमें संचित भोजन मैनिटाल अल्कोहल एवं लाइमिनेरिन जो है मंड एवं वसा के रूप में होता है। चौथा, ये समूह में पाए जाते हैं और 5वां, इनमें क्लोरोफिल बी के स्थान पर क्लोरोफिल सी होता है। फिर समझिए, ये जो है पीले भूरे रंग के होते हैं, इनमें थ्यूकोजैंथी मुख्य बाणक होता है। तीसरा, इनमें क्लोरोफिल ए एवं कैरोटीन भी पाए जाते हैं। चौथा, इनमें संचित भोजन यानी भोज्य पदार्थ मैनिटाल अल्कोहल जो है एवं मैनिटाल अल्कोहल इसको काम करते हैं लाइमिनेरिन मंड एवं वसा के रूप में होते हैं। चौथा, ये समूह में पाए जाते हैं और 5वां, इनमें क्लोरोफिल बी के स्थान पर क्लोरोफिल सी होता है। एग्जाम्पल में फ्यूकस सार्गेसम। अगला जो है 10वां क्लास जो है रोडोफाइसी। क्या है? रोडोफाइसी। रोडोफाइसी क्या विशेषताएं होती हैं? नंबर 1, ये लाल रंग के होते हैं क्योंकि इनमें जो होता R-हाइड्रोलिसिन नामक मानक पाया जाता है तथा कुछ में इनमें जो है R-हाइड्रोसाइनिन, क्लोरोफिल, कैरोटीन एवं ज़ैंथोफिल भी जो होता पाया जाता है। नंबर 2, इनमें संचित भोजन क्लोरिडीन मंड के रूप में होता है। नंबर 3, ये समुद्री होते हैं और नंबर 4, इनमें लैंगिक जन्म विषम युग्मकी होता है और नंबर 5, इनमें क्लोरोफिल बी के स्थान पर क्लोरोफिल डी होता है। फिर समझिए, ये जो है लाल रंग के होते हैं क्योंकि इनमें R-हाइड्रोलिसिन नामक मानक होता है तथा इनमें कुछ में जो होता है R-हाइड्रोसाइनिन, क्लोरोफिल, कैरोटीन एवं ज़ैंथोफिल भी जो होता पाया जाता है। दूसरा, इनमें संचित भोजन क्लोरिडीन मंड के रूप में होता है। तीसरा, ये समुद्री होते हैं। चौथा, इनमें लैंगिक जन्म विषम युग्मकी होता है और 5वां, इनमें क्लोरोफिल बी के स्थान पर क्लोरोफिल डी होता है। एग्जाम्पल में पॉलीसिफोनिया, बैक्ट्राकोस्पर्म। अगला ये 11वां क्लास जो है क्लास मिक्सोफाइसी। क्लास मिक्सोफाइसी, ये क्या इसकी क्या विशेषता? नंबर 1, इनमें केंद्रक कम विकसित होता है। नंबर 2, ये फाइकोसाइनिन बाणों के कारण नीले रंग के होते हैं। नंबर 3, इनमें फाइकोसाइनिन के अतिरिक्त C-फाइकोइरिथ्रिन, क्लोरोफिल ए एवं कैरोटीन भी जो होता पाया जाता है। चौथा, इनमें संचित भोजन मिक्सोफाइसियन मंड एवं साइनोफाइसियन प्रोटीन कण के रूप में होता है। 5वां, इनमें कोई चल अवस्था नहीं होती है। 6वां, इनमें लैंगिक जनन जो होता है वो नहीं होता है और 7वां, ये एक कोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय या तंतुमय एग्जाम्पल नाश्ता। फिर समझिए, इनमें जो है नंबर 1, केंद्रक कम विकसित होता है। नंबर 2, ये फाइकोसाइनिन बाणों के कारण नीले रंग के होते हैं। नंबर 3, इनमें फाइकोसाइनिन के अतिरिक्त C-फाइकोइरिथ्रिन, क्लोरोफिल ए एवं कैरोटीन भी जो होते पाए जाते हैं। चौथा, इनमें संचित भोजन मिक्सोफाइसियन मंड एवं साइनोफाइसियन प्रोटीन के रूप में होता है। इनमें कोई चल अवस्था जो है नहीं होती है। 6वां, इनमें जो है लैंगिक जन्म नहीं होता है और 7वां, ये एक कोशिकीय या तंतुमय होते हैं। एग्जाम्पल में नाश्ता।
छात्रों अब हम चलते हैं, 2 पॉइंट इसमें रह गया था, सहवाल और कवक में क्या अंतर होता है, इसके बारे में आपको बताना चल रही है। इधर देखिए, ये 2 कॉलम वाला ये सहवाल, डिफरेंस बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, ये सहवाल है, इधर कवक है। ध्यान दीजिएगा, सहवाल में जो होता है नंबर, इसमें इनमें क्लोरोफिल परमाणु उपस्थित होता है, और दूसरा जो है इनमें कवक में परमाणु जो होता है उपस्थित होता है, एब्सेंट होता है। दूसरा जो है सहवाल स्वकोषीय ऑटोट्रॉफिक होते हैं, क्योंकि परमाणु होता है, और कवक जो होते हैं ये परकोषीय होते हैं, शायद मृतोजीवी परजीवी के रूप में होते हैं, क्योंकि इनमें परमाणु उपस्थित होता है। तीसरा, इनमें थाइलस शरीर का निर्माण होता है वास्तविक द्योतक से होता है, और इनमें शरीर का निर्माण होता है या इनका निर्माण होता है आभासी द्योतक से होता है। चौथा, इनमें कोशिका भित्त सेलुलोज की बनी होती है, और कवक में इनमें कोशिका भित्त काइटिन की बनी होती है। पांचवा, सहवाल में संचित भोजन जो होता है मन के रूप में होता है, और जो होता है कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में होता है। छठा जो है, सहवाल ऐसे स्थान पर पाए जाते हैं जहाँ पर प्रकाश उपलब्ध होता है तथा नमी होता है या जलीय आवास में पाए जाते हैं, और जो है कवक के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट जो है, सहवाल में नमी निमन जटिल होता है, और कवक में नमी निमन जटिल नहीं बल्कि सरल होता है। फिर समझिए क्या अंतर है, सहवाल में जो होता है क्लोरोफिल होता है, और कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। दूसरा, क्लोरोफिल के कारण सहवाल स्वकोषीय होते हैं, और ये क्लोरोफिल अनुपस्थित कारण जो होते हैं परकोषीय होते हैं। तीसरा, सहवाल में थाइलस या शरीर का निर्माण वास्तविक द्योतक से होता है, और इनका निर्माण जो होता है आभासी द्योतक से होता है। चौथा, सहवाल में कोशिका भित्त सेलुलोज की बनी होती है, और कवक में कोशिका भित्त काइटिन की बनी होती है। पांचवा, सहवाल में संचित भोजन मंड के रूप में होता है, और कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में होता है। छठा, सहवाल ऐसे स्थान पर पाए जाते हैं जहाँ पर प्रकाश उपलब्ध होता है, जबकि कवक के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। सातवां जो है, कवक का सहवाल में नमी जनन जटिल होता है, जबकि जो होता है कवक में नमी जनन सरल होता है। अब आइए देखते हैं सहवाल एवं कवक में क्या क्या समानताएं होती है। सहवाल एवं कवक में समानताएं, सिमिलरिटीज बिटवीन एल्गी एवं फंजाई। आइए ध्यान देगा, इनमें दोनों के शरीर या थाइलस में जड़तना पत्ती नहीं होता है। दोनों के शरीर में यानी पौधा दोनों में जो होता है जड़तना पत्ती विभक्त नहीं होते हैं। दूसरा, इनमें संवहन ऊतक का अभाव होता है, वैस्कुलर बंडल नहीं होता है। नेक्स्ट, इनमें अनुकूल परिस्थितियों में जन्म बीजाणु द्वारा मुक्त रूप से होता है, अर्थात दोनों में बीजाणु बनते हैं। चौथा, इनमें इन दोनों में लैंगिक जननांग एक कोशीय यौन आवरण विहीन होते हैं, अर्थात कोई भी आवरण नहीं होता है। पांचवा, इनमें निषेचन के पश्चात युग्मनज से भ्रूण का निर्माण नहीं होता, भ्रूण नहीं बनता है। ये से 5 समानता। फिर समझिए क्या क्या समानताएं होती हैं। इनमें दोनों में पौधा या शरीर जड़ तना एवं पत्ती विभक्त नहीं होता है। दूसरा जो है, इनमें संवहन ऊतक का अभाव होता है। तीसरा, इनमें अनुकूल परिस्थितियों में जनन बीजाणु द्वारा मुक्त रूप से होता है। चौथा, इनमें लैंगिक जनन एक कोश के तथा आवरण विहीन होते हैं। और पांचवा, इनमें निषेचन के पश्चात युग्मक जनन से बना, इनमें निषेचन के पश्चात युग्मनज जायगोट से भ्रूण का निर्माण नहीं होता। छात्रों, हम ऑनलाइन क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं, इसके आगे कल चर्चा करेंगे।